नमस्कार दोस्तों, सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपकी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें सरगुजा जिला का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है और आज हम उसी महत्वपूर्ण टॉपिक सरगुजा जिले पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सरगुजा जिला। तो सरगुजा जिला जो है आपका 1 नवंबर 1948 ईस्वी को इसका निर्माण हुआ। ठीक है, और सरगुजा जिले में सरगुजा एक जिला भी है, सरगुजा एक संभाग भी है। सरगुजा संभाग के अंतर्गत कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर आते हैं, यानी कि सरगुजा संभाग में टोटल 5 जिले हैं। तो आपको याद रखना है कि सरगुजा जिले में जो सरगुजा संभाग है, अगर उसमें से अगर जसपुर जिले को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जिलों की जननी सरगुजा ही रही है। यानी सरगुजा जिला से ही 1998 ईस्वी में विभाजित होकर कोरिया जिले का निर्माण हुआ। सन 2012 ईस्वी में सूरजपुर जिले का निर्माण हुआ और 2012 ईस्वी में ही बलरामपुर जिले का निर्माण हुआ और 1998 ईस्वी में ही जो है आपका जसपुर जो है रायगढ़ जिले से विभाजित होकर जसपुर जिले का निर्माण हुआ था। ठीक, यानी कि केवल जसपुर जिला को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जिले सरगुजे से ही विभाजित होकर बने हैं। ठीक, आपको एक चीज याद रखना है यहाँ पर कि सरगुजा जिला जो है आपका जब 1948 ईस्वी में निर्माण हुआ इसका, तो उसी समय छत्तीसगढ़ में 2 अन्य जिले रायगढ़ और बस्तर का भी निर्माण हुआ था। ठीक है, यानी कि 1948 में छत्तीसगढ़ में टोटल कितने जिले बने? 3 जिले बने, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। यानी कि आप बोल सकते हो इसका ट्रिक सर बस। ठीक है, अपने हिसाब से कि सर आज बहुत हो गया, बस इतना ही पढ़ाओ, तो सर बस, स से सरगुजा, र से रायगढ़, ब से बस्तर। अब यहाँ पर और ध्यान देने वाली बात है, अगर यहीं पर से जो कनेक्टेड टॉपिक्स हो रहे हैं उसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। जैसे कोरिया जिले का निर्माण 1998 ईस्वी में हुआ, तो कोरिया जिले का निर्माण 1998 ईस्वी में हुआ, तो आप एक चीज और यहां से ध्यान रख सकते हो कि क नाम से, क अक्षर से जो स्टार्ट होने वाले जिले हैं, जैसे आपका कोरबा, कवर्धा, कांके, क नाम से सिर्फ कोंडागांव जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों का निर्माण 1998 ईस्वी में ही हुआ है। तो क नाम से जितने भी जिले आएंगे सभी का निर्माण 1998 ईस्वी में हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखना है, लेकिन कोंडागांव को छोड़कर। उसी प्रकार जसपुर जिले का निर्माण 1998 ईस्वी में हुआ है, तो जसपुर जिले में ज है तो जांगीर चांपा भी 1998 में ही बना है। तो क नाम और ज नाम से जो जिले आते हैं उनका निर्माण 1998 में हुआ है, लेकिन कोंडागांव को छोड़कर, क्योंकि कोंडागांव का जो निर्माण है वो 2012 ईस्वी में हुआ है। तो यहाँ से आप इतने जिलों का जो निर्माण क्रम है आप वो जान पाए। अब यहाँ पर हम आते हैं अपने मुख्य टॉपिक सरगुजा जिले पर, जहाँ से एग्जाम्स हमेशा से आते रहे हैं और भविष्य में आने की संभावना भी बनती है। ठीक, तो सरगुजा जिला का अगर हम बात करें तो सरगुजा जिले जो है आपके 3 नेशनल हाईवे 130 जो सिमगा से लेकर के अंबिकापुर तक है, नेशनल हाईवे 43 मध्य प्रदेश, आपका मध्य प्रदेश से लेकर के आपका सीतापुर होते हुए आपका झारखंड के गुमला तक कनेक्टेड है। उसके बाद एक नेशनल हाईवे है 343 जिसको 243 के नाम से भी जाना जाता था, ये आपका अंबिकापुर से लेकर रामानुजगंज तक के बीच है। ठीक, तो अब देखते हैं हम नेशनल हाईवे के द्वारा हमको आसान याद करने में कोई भी टॉपिक थोड़ा आसानी होगी। अगर हम यहाँ पर 130 नेशनल हाईवे की बात करें तो जो आपका सिमगा से होते हुए, बिलासपुर होते हुए, पाली, कटघोरा होते हुए आप सरगुजा जिले में प्रवेश करोगे, तो आप जैसे ही सरगुजा जिले की सीमा में प्रवेश करोगे तो इसी सरगुजा जिले को महाकवि कालिदास जी ने स्वर्ग का प्रवेश द्वार कहा है। ठीक, आप जाओगे सबसे फर्स्ट में आपको मिलेगा रामगढ़ की पहाड़ी। अगर आप इधर से जा रहे हो तो राइट हैंड साइड में रामगढ़ की पहाड़ी आपको मिलेगी और इस रामगढ़ की पहाड़ी में महाकवि कालिदास जी ने, इसी रामगढ़ की पहाड़ी में महाकवि कालिदास जी ने मेघदूत की रचना की है। ठीक है, ये जो है इसमें बादलों के द्वारा संदेश भेजने का वर्णन किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर जो है आषाढ़ माह के प्रथम दिन में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। जो अभी आपके लॉकडाउन पीरियड में जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें से किसी एक एग्जाम्स में पूछा गया है कि रामगढ़ में किस माह में मतलब आयोजन होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम का, तो याद रखना आषाढ़ माह के प्रथम दिन पे। ठीक, अब यहाँ पर बहुत सी गुफाएं हैं जिसके बारे में अभी आपके 2019 के सीजीपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित गुफाओं का वर्णन कीजिए, 4 मार्क्स में आया हुआ है। तो आपको याद रखना है रामगढ़ की पहाड़ी में आपका हाथी पोल गुफा कहने का इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर कहा जाता है
कि हाथी जो है आसानी से प्रवेश कर जाती है, इसके वजह से इसको हाथी पोल गुफा के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये 49 मीटर लंबा और 17 मीटर ऊंचा है, यानी कि इतनी हाइट है इसकी कि हाथी जो है आसानी से प्रवेश कर सकता है, इसलिए इसको हाथी पोल गुफा कहा जाता है। और यहीं पर हाथी पोल गुफा के बगल में ही जो है एक सीता कुंड पाया जाता है, ठीक है। वहाँ बहुत ही स्वच्छ जल मिलता है, अब उसको लोग पीते भी हैं, ठीक। उसके बाद सीता बेंगरा गुफा। सीता बेंगरा गुफा मान्यता है या मतलब मान्यता है और कहा जाता है कि श्री राम जी जो है वनवास के समय रामगढ़ की पहाड़ी में निवास करते थे माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ। यहाँ लक्ष्मण बेंगरा भी उपस्थित है, ठीक। सीता बेंगरा जो है आपका 14 मीटर लंबा, 4.2 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। यहाँ पर इसको जो है एशिया की प्राचीनतम नाट्यशाला भी कहा जाता है सीता बेंगरा को। और मतलब यहाँ पर जो भरत मुनि जो हैं जिस नाट्य मंडप की बात करते हैं, ये जो है सेम उसी तरीके से भी दिखाई देता है। यहाँ पर जो है इस प्रकार से अर्धचंद्राकार आकृति में है सीता बेंगरा गुफा, और यहाँ पर चेयर बने हुए भी हैं जहाँ पर से बैठ लोग कर जो नाट्य होता है उसको आसानी से देखा जा सकता है, ऐसे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है सीता बेंगरा गुफा के ही बगल में है जोगीमारा गुफा, जो कि मौर्यकालीन समय से भी संबंधित रहा है। यहाँ पर कुछ साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं मौर्यकालीन, ठीक है। और इसको जो है वरुण का मंदिर भी कहा जाता है। और यहाँ पर देवी मतलब जो सुतुनका देवी जो हैं वो वरुण को समर्पित है, इसे वरुण का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इनके जो प्रेमी जो थे उनका नाम था देवदत्त। ये हो गया आपका। उसके बाद है आपका तुर्रा पानी। तुर्रा पानी विशेष याद रखिएगा, तुर्रा पानी पहाड़ी एरिया में जो है तुर करके पानी टपकता है, उसके वजह से इसको तुर्रा पानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ विशेष यह है कि यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो लाल रंग की है, और ऐसा कहा जाता है कि श्री राम जी ने माता सीता के मस्तक पर इसी लाल मिट्टी से तिलक लगाते थे, ठीक है। तो तुर्रा पानी देखिए, यहाँ पर एक चीज आप याद रखिएगा कि तुर्रा पानी नाम के कई जगह हैं, ठीक। जैसे आपके लुंड्रा वाले क्षेत्र में भी तुर्रा पानी नाम से पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर का तुर्रा पानी जो है रामायण काल के वजह से ज़्यादा ही प्रसिद्ध है, ठीक। ये हो गया आपका रामगढ़ की पहाड़ी। इतना चीज आपको यहाँ से याद रखना है आने वाले दिनों के लिए। उसके बाद आप आगे जाओगे तो आपको उदयपुर पड़ेगा। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये उदयपुर रियासत नहीं है, ठीक है। ये उदयपुर रियासत नहीं है, ये उदयपुर जो है एक विकासखंड और एक तहसील है, सरगुजा जिले में आती है। आप इससे थोड़ा सा आगे जाओगे आपको मिलेगा पुरातात्विक स्थल महेशपुर, जो कि रेण नदी या रेणुका नदी के किनारे स्थित है। अभी हाल के ही एग्जामों से आप देख सकते हैं कि उत्खननकर्ता का भी जो पुरातात्विक स्थल है उसके उत्खननकर्ता का भी नाम पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि 2007-8 से 2009-10 के बीच में यहाँ पर जो उत्खनन का कार्य हुआ वो JL राय कवार के नेतृत्व में हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे आगे थोड़ा सा तो आपको देखिए ये जो है लखनपुर से भी आप जा सकते हो और उदयपुर वाले एरिया से भी जा सकते हो। एक स्थान पड़ता है सतमहला, जो कि अभी एग्जाम्स में भी पूछा गया था कि सतमहला जो है छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि ये जो सतमहला है वो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित है। उदयपुर के आसपास में एक कल्चा ग्राम है, यहाँ पर से एक रोड जाती है जो सूरजपुर जिले को कनेक्ट करती है, वहीं पर कल्चा ग्राम पड़ता है, तो उसी में सतमहला स्थित है। और यहाँ पर सप्त प्रांगण पाए गए हैं, पुरातात्विक स्थल भी रहा है ये। 1922 में जो है MP गवर्नमेंट इसको घोषित की थी, ठीक है। आप इस तरीके से यानी कि रामगढ़ की पहाड़ी, अगर आप नेशनल हाईवे 130 से जा रहे हो तो फर्स्ट में रामगढ़ की पहाड़ी, उदयपुर, महेशपुर, फिर आपको पड़ता है लखनपुर जो कि एक तहसील भी है, ठीक है। लखनपुर में क्या है आपका, आप यहाँ पर जाओगे, जाते समय आपको यहाँ पर एक अमेरा माइंस मिलेगा जो कोल माइंस है, ओपन कास्ट माइंस है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर जो बाक्स जैसे कि खनिज के अगर दृष्टिकोण से देखें तो अमेरा जो है कोयला के लिए जाना जाता है, लखनपुर में पड़ता है ये। आप यहाँ तक आ गए, उसके बाद आप आओगे मेन अंबिकापुर सिटी आपको मिलेगा। यहाँ से ये नेशनल हाईवे आ रहा है आपका, ठीक है। यहीं पर आसपास में आपका जो है रेलवे स्टेशन है। अगर आप रेलवे स्टेशन आओगे तो आप नेशनल हाईवे 43 के आसपास मतलब यहीं पर उतरोगे, इसी के थ्रू आप सिटी पे फिर जाओगे। अब देखिए यहाँ पर आएंगे तो आप फिर यहाँ पर ये पूरा रिंग रोड है, चारों तरफ से बीच में सिटी है और यहीं पर जो है पैलेस है जिसे राजा का पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ये वही पैलेस है जिसे आपने सुना होगा सरगुजा रियासत।
सरगुजा रियासत की अगर हम बात करें तो सरगुजा रियासत जो है बस्तर रियासत के बाद दूसरी सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर कोई है तो वो है सरगुजा रियासत, जिसके संस्थापक जो है विष्णुदेव माने जाते हैं, विष्णुदेव सिंह जी माने जाते हैं। ठीक है, यहीं पर जो है जब बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ में शासन करने आए थे तो कहा जाता है कि 1758 ईस्वी में उन्होंने आक्रमण किया था सरगुजा रियासत पर, ठीक, और उन्होंने टकोली के लिए मजबूर किया था। तो सरगुजा जिला जो है उस समय सरगुजा जिले के अंतर्गत मतलब जैसे चांग भंगार, कोरिया, उदयपुर, ये सभी रियासत जो थे इसके कंट्रोल में आते थे। सरगुजा रियासत का ऐसा कहा जाता है। और अजीत सिंह उस समय राजा हुआ करते थे। तो यहाँ पर कई किताबों में थोड़ी कंट्रोवर्सी मिलती है, क्योंकि जो काल बताया गया है उस काल में थोड़ा सा अंतर मिलता है कई बुकों में, तो यहाँ पर मैं उस बारे में चर्चा नहीं करूँगा। इसके अलावा आपको सरगुजा रियासत से जो जानने योग्य बात है, सरगुजा रियासत यहाँ पर है आपका महामाया मंदिर, जिसकी स्थापना सरगुजा रियासत के राजा रघुनाथ शरण सिंह देव 1889 से लेकर 1917 के बीच में कराए थे। और इन्हीं के नाम से यहाँ पर माँ महामाया के नाम से ही अभी जो डैरिमा एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था उनका नामांकन जो है माँ महामाया एयरपोर्ट कर दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में 10 हवाई पट्टियाँ जो हैं उनमें से 3 हवाई पट्टियों को भारत सरकार की उड़ान योजना की स्कीम के तहत एयरपोर्ट का दर्जा दिया जा रहा है, जिसमें से आपका बस्तर में माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट, बिलासपुर में भी हाल ही में हुआ है आपका विलासाबाई कैप्टिन एयरपोर्ट, और सरगुजा जिले में जो डैरिमा में एयरपोर्ट है उसका नाम जो है माँ महामाया एयरपोर्ट कर दिया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो अंबिकापुर यहाँ पर महामाया मंदिर का जो निर्माण है बताया आपको रघुनाथ शरण सिंह देव जी ने कराया है। और यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो है धड़ से जो ऊपर का एरिया है माता का वो रतनपुर माँ महामाया स्थित है, और धड़ जो है अंबिकापुर माँ महामाया मंदिर में स्थित है। और यहाँ पर माँ महामाया की मूर्ति के साथ आपको कभी मौका मिले तो आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ विंध्यवासिनी देवी की भी मूर्ति मंडप में स्थापित है। माँ महामाया और विंध्यवासिनी देवी दोनों साथ में है। और ऐसी मान्यता है यहाँ पर कि माँ महामाया का दर्शन तभी पूर्ण माना जाएगा जब आप एक ही दिन अंबिकापुर में माँ महामाया का दर्शन करें और अगर उसी दिन आप रतनपुर में माँ महामाया के दर्शन करें तो आपका दर्शन जो है पूर्ण माना जाएगा, ऐसा मान्यता है। अब यहीं पर एक और स्थल है, आप कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तकिया मजार। तकिया जो है सरगुजा जिले में स्थित है, मुसलमानों का बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। और यह जो है हिंदू एवं मुस्लिम दोनों के पॉइंट ऑफ एकता का प्रतीक भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर मजार होने के साथ साथ नकटी देवी का मंदिर है। ठीक है, यहाँ पर सालाना जो है उर्स का आयोजन किया जाता है। उस उर्स के आयोजन में जो है बगल में जो है नकटी देवी का मंदिर है, जिसमें बैगा के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। और एक ही स्थान पर मुस्लिम और हिंदू दोनों का धार्मिक स्थल होना ये धार्मिक और सामाजिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर सालाना जो है संदल एवं चादर पोशी के साथ उर्स का आयोजन किया जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से, जो कि धार्मिक सौहार्द के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हो गया आपका। उसके बाद आप जब नेशनल हाईवे 43 की ओर बढ़ेंगे तो आपको डैरिमा का रास्ता प्राप्त होगा। आप यहाँ से डैरिमा जा सकते हैं। डैरिमा जो पहले डैरिमा एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, अब माँ महामाया एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक, यहाँ पर जो है आपका डैरिमा आप जाते रहोगे तो याद रखना कि यहाँ पर एक जो आप पढ़ते हो श्याम घुनघुट्टा परियोजना, वो यहीं पर है। श्याम घुनघुट्टा परियोजना जो है यहीं पर है आपका। ठीक है, सरगुजा जिले में ही डैरिमा के ठीक एयरपोर्ट के बगल में आपको प्राप्त होगा ठिनठिनी पत्थर। ठिनठिनी पत्थर कहने का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जब आप पत्थर से आप इसको ठोकोगे किसी धातु से या किसी पत्थर से ही पत्थर को, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धातुओं की आवाज़ आपको सुनाई देगी, जिसके वजह से कहा जाता है कि इसे ठिनठिनी पत्थर कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि ऐसे पत्थर छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, जैसे कोंडागांव, सूरजपुर के ओड़गी वाले। तो इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से संबोधित किया गया है। कहीं पर डुगडुगी पत्थर कहा जाता है तो कहीं पर ठिनठिनी पत्थर कहा जाता है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और ठिनठिनी पत्थर जो है वो सरगुजा जिले में है। ये हो गया आपका। उसके बाद आप आगे जाओगे, यहाँ से मैनपाट के लिए आप जब निकलोगे, यहीं से आपका रास्ता है मैनपाट। तो मैनपाट आप जाओगे तो ये है, रास्ते में आपको घाघी जलप्रपात मिलेगा जो कि बहुत ही मनमोहक है। ठीक है, काफ़ी अच्छा जलप्रपात है। अगर कभी आपको जाने का मौका मिले तो आप जाइए घाघी जलप्रपात।
उसके बाद जो है मैनपाट आप पहुंचोगे। मैनपाट आपको पता है 1962 से 63 के बीच में यहाँ पर तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। और ये जो है आपको टाऊ और आलू की खेती के लिए बहुत ही फेमस जगह है। अब यहाँ पर कई पर्यटन केंद्र हैं, जैसे टाइगर पॉइंट। टाइगर पॉइंट के बारे में मान्यता है कि कई लोगों का कहना है कि यहाँ जो है टाइगर घूमता है, इस वजह से इसका नाम टाइगर पॉइंट रखा गया है। कई लोगों को कहना है कि जो झरने का पानी जब नीचे गिरता है तो टाइगर की आवाज़ आती है, इसलिए इसको टाइगर पॉइंट कहा गया है। तो अपनी अपनी मान्यताएं हैं सभी के। तो ये टाइगर पॉइंट बहुत ही अच्छा जलप्रपात है यहाँ पर। और आपको ध्यान देना है कि जो टाइगर पॉइंट है वो महादेव मुड़ा नदी पर है, वहाँ की लोकल नदी है, उसी पर ये टाइगर पॉइंट है। ठीक है, तो टाइगर पॉइंट जो है महादेव मुड़ा नदी पर है, विशेष ध्यान देना इस चीज को। मेहता पॉइंट, मेहता पॉइंट जो है आपका सरगुजा, ये सरगुजा जो है यहीं पर रायगढ़ जिला लगा हुआ है। तो सरगुजा जिला और रायगढ़ जिले के बीच सीमा रेखा का निर्माण मेहता पॉइंट करती है। मछली पॉइंट कहा जाता है कि मछली नाम की वहाँ पर लोकल नदी है और वहाँ पर विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं और एक पर्यटक स्थल भी है, इसके वजह से इसको मछली पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। परपटिया माल्टीपुर, परपटिया और मालतीपुर जो है एडवेंचर जोन है, ठीक है, जहाँ पर आप एडवेंचर कर सकते हो। और ये देखो यहाँ पर जो परपटिया की पहाड़ी है पर एडवेंचर जोन जो है, इस एडवेंचर जोन से आपको ये श्याम घुनघुट्टा परियोजना, यहाँ तक कि रामगढ़ की पहाड़ी जैसे और दुल्हा दुल्हन पर्वत, कई जो पर्यटक स्थल हैं इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ से आप आसानी से जाकर देख सकते हो। ठीक है, मालतीपुर, उसके अलावा है देव प्रवाह झरना। ठीक, तो इतने जो है आपके पर्यटन स्थल है। इसके अलावा जो है मैनपाट में कई गुफाएं भी पाई जाती हैं, जिससे बंदरकोट की गुफा, रकामाड़ा गुफा, भालू गुफा, झील गुफा, पैगा गुफा और दुल्हा दुल्हन पर्वत, दुल्हा दुल्हन पर्वत भी कहते हैं इसको, और ये जनजातियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण भी है। ठीक, ये हो गया आपका इतना। उसके बाद आप जब नेशनल हाईवे 43 में यहाँ तक आ जाओगे, उसके बाद जो है ये रनघाट, आप नेशनल हाईवे 43 में चलोगे तो ये रनघाट है। रनघाट जो है एक जलप्रपात है, यहाँ पर चिंद्रा नाम का स्थान है, तो ये रनघाट है। ठीक, उसके बाद आप आगे जाओगे तो आपको एक बतौली मिलेगा, एक तहसील है ये, और ये लुंड्रा है। ठीक है, ये एक विधानसभा क्षेत्र भी है आपका, यहाँ पर बतौली है। और बतौली से थोड़ा सा आगे जाओगे तो एक सेदम जलप्रपात आपको मिलेगा, जो कि बतौली से जस्ट आगे है। और सीतापुर जो है एक विधानसभा क्षेत्र भी है, जहाँ से विधायक जो है अमरजीत भगत जी हैं, जो अभी हमारे छत्तीसगढ़ कैबिनेट में मंत्री भी है, खाद्य एवं संस्कृति मंत्री। ठीक है, और उसी प्रकार अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र से माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी हैं, जो छत्तीसगढ़ कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री, जीएसटी मंत्री के रूप में हैं। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना कि इसके अलावा भी यहाँ पर जो है जलजली और उल्टा पानी नामक जो है पर्यटन स्थल है। उल्टा पानी में आप जाओगे तो पानी जो है मतलब हमेशा क्या होता है कि ऊंचाई से नीचे की ओर आती है, मगर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पानी जो है नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। और यहाँ पर एक और स्थान है जहाँ पर गाड़ी आप रोक दोगे तो अपने आप चलती है कुछ दूरी तक, उसका फील्ड है, वैज्ञानिक इसके रिसर्च में लगे हुए हैं कि एक्चुअल में उसका रीजन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जलजली में क्या होता है, जो मिट्टी है अगर आप उसके ऊपर, आप जिसे झूले में हम जंप कर सकते हैं किसी गद्दे में, उसी प्रकार आप मिट्टी में अगर जंप करोगे तो मिट्टी जो है नीचे दबती है, उसके वजह से इसको जो है जलजली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इतने पॉइंट हैं, तो कम से कम टाइम में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुआ उसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश किया हूँ। और अगर लगता है कि इसके अलावा भी और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं तो उनको मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अभी के लिए यहीं तक।